चिल्ड्रन, आज हम डिस्कस करेंगे, आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर जो है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप लगते तो एक हैं पर एक नहीं है। हमारा एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने एक क्लियर डिस्टिंक्शन किया है दोनों के बीच में। ठीक है, तो हम पहले मीनिंग समझते हैं, फिर वो डिस्टिंक्शन भी हमें क्लियर हो जाएगा। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स द एंड ऑफ पार्टनरशिप अमॉन्ग ऑल पार्टनर्स ऑफ द फर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्म अपना बिजनेस क्लोज कर रहा है। ठीक है, क्लोजर ऑफ इट्स बिजनेस एंड द फर्म कम्स टू एन एंड। अब बिजनेस ही बंद हो जाएगा। ठीक है, इसमें असेट्स विल बी सोल्ड, सारे असेट्स बेच देंगे हम, सारी लाइबिलिटीज पे कर देंगे, पार्टनर्स को पे कर देंगे और बिजनेस खत्म। Dissolution of partnership means that relation of one of the partners break with the other partners. अगर दूसरे टर्म्स में बोलें तो इट मीन्स टर्मिनेशन। ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ ओल्ड रिलेशंस। ठीक है, और एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू रिलेशन। ठीक है, तो पुराना पार्टनरशिप जो अग्रीमेंट है, टर्मिनेशन ऑफ ओल्ड अग्रीमेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि नया अग्रीमेंट फॉर्म होगा। तो ये किस किस केस में होता है? एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर या फिर डेथ ऑफ अ पार्टनर। इस केस में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है। अब रीजंस क्या क्या हैं कब कब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, फर्म डिसॉल्व होती है? जब सारे पार्टनर्स अग्री करते हैं, व्हेन ऑल पार्टनर्स अग्री टू डिसॉल्व द फर्म, यानी सारे पार्टनर्स अग्रीमेंट में हैं कि अब हमें फर्म को बंद कर देना चाहिए। when all except one partner are declared insolvent। ठीक है, एक पार्टनर छोड़ के बाकी सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए। फर्म्स बिजनेस इलीगल हो गया। जो बिजनेस फर्म कर रही है उस बिजनेस को ही इलीगल, वो बिजनेस इलीगल हो अगर। when any partner informs other partners about dissolution of partnership in case of partnership at will। अगर पार्टनरशिप एट विल थी, यानी अगर कंसेंट पे पार्टनरशिप है ना, म्यूचुअल कंसेंट पे, अग्रीमेंट पे, तो विल पे अगर पार्टनरशिप है कि जब किसी भी पार्टनर की इच्छा होगी तो ये फर्म बंद कर दी जाएगी, तो और किसी पार्टनर ने ऐसी कोई इच्छा जताई तो पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाएगी। व्हेन कोर्ट ऑर्डर्स डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, कोर्ट ने ऑर्डर किया कि डिसोल्यूशन होगा। अब मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन क्या है? ऑर्डर ऑफ कोर्ट विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, यानी जब कोर्ट ऑर्डर करे कि डिसोल्यूशन हो और विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, अब देखें हम ऑर्डर ऑफ कोर्ट अंडर सेक्शन 44। ठीक है, ये सेक्शन 44 के अंडर आता है। व्हेन अ पार्टनर हैज़ बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी उसका माइंड साउंड नहीं है। अनसाउंड जनरली हम इनसेन भी बोलते हैं ना, यानी पागल जैसा। माइंड केपेबल नहीं है सही डिसीजंस लेने के, अनसाउंड हो गया। व्हेन अ पार्टनर अदर दैन द पार्टनर फाइलिंग अ सूट, मतलब जो कोर्ट में अप्रोच कर रहा है उसके अलावा, है ना, कोई भी और पार्टनर इनकेपेबल हो गया परमानेंटली अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए, किसी भी कारण से वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लायक नहीं रहा, इनकेपेबल है, तब व्हेन अ पार्टनर अदर दैन द पार्टनर फाइलिंग अ सूट यस इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट दैट में हार्म द पार्टनरशिप। ऐसा कोई कंडक्ट किया उन्होंने, ऐसा कोई मिसकंडक्ट किया, यानी गलत व्यवहार, गलत आचरण, ठीक है, जिससे पार्टनरशिप को हार्म हो, बिजनेस को हार्म हो, तब फिर कोर्ट पे जा सकता है। कोर्ट कह सकती है कि डिसॉल्व करो। व्हेन अ पार्टनर अदर देन द पार्टनर फाइलिंग अ सूट विलफुली और परसिस्टेंटली कमिट्स ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप अग्रीमेंट, है ना, उसने जानबूझ के, है ना, ब्रीच मतलब तोड़ना, है ना, किसका? अग्रीमेंट का। अग्रीमेंट को वो बार बार तोड़े, ब्रेक करे, ब्रीच करे, उसके अगेंस्ट जाए। तो when a partner other than the partner filing a suit has transferred the whole of his interest in the firm to a third party, जब जो पार्टनर सूट कोर्ट के पास जा रहा है उसके अलावा कोई पार्टनर ने अपना सारा इंटरेस्ट, ठीक है, थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दिया। When the court is satisfied that the firm cannot be carried on except at a loss, मतलब कोर्ट इस बात से सेटिस्फाइड है कि फर्म अगर बिजनेस करेगी आगे तो लॉस ही होगा, लॉस किए बिना ये बिजनेस कंटिन्यू नहीं होगा।
When the court is satisfied that the dissolution is just and equitable due to some circumstances. जब कोर्ट सेटिस्फाइड है कि डिसोल्यूशन है, जस्ट और इक्विटेबल है, जो सर्कमस्टांसेस है उनके हिसाब से. यस चिल्ड्रन, तो कोर्ट ऑर्डर करती है तो फर्म का बिजनेस खत्म होता है. अब विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, व्हेन ऑल पार्टनर्स अग्री टू डिसॉल्व द फर्म, सेक्शन 40 के अंडर में आता है. सारे पार्टनर्स अग्री कर रहे हैं. कंपल्सरी डिसोल्यूशन, कब कब कंपल्सरी है डिसोल्यूशन, सेक्शन 41 के अंडर में. ठीक है. व्हेन ऑल और ऑल बट वन पार्टनर बिकम्स इंसॉल्वेंट. ठीक है, तो सारे पार्टनर या एक छोड़ के बाकी सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं. व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स अनलॉफुल, जो बिजनेस है वो अनलॉफुल हो गया. ऑन द हैपनिंग ऑफ एनी वन ऑफ द इंसिडेंट्स. ठीक है, सेक्शन 42 के अंडर में आता है. ऑन द इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, किसी एक पार्टनर की इंसॉल्वेंसी. ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर विच द फर्म वॉज फॉर्म, जिस भी कारण से हमने, है ना, फर्म शुरू की थी या फर्म स्टार्ट की थी, फर्म हम कर रहे थे बिजनेस, वो कारण ही ख़त्म हो गया हो, फुलफिल हो गया हो, है ना, पूरा हो गया है. ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड फॉर विच द फर्म वॉज फॉर्म, वो जो पीरियड था, जितना हमने सोचा 5 साल के लिए हम ये फर्म रखेंगे, तो वो 5 साल ख़त्म हो गए, एक्सपायरी हो गए. व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज़ नॉट फिक्स्ड एंड इट इज़ एट विल, और एंड क्या है कि विल ऑफ एनी पार्टनर पे है. पार्टनरशिप जो है वो पार्टनर की विल पे है, और एक कोई भी पार्टनर बाय गिविंग नोटिस टू अदर पार्टनर्स कैन डिसॉल्व द फर्म. ये सेक्शन 43 के अंडर में है. चिल्ड्रन, तो कोर्ट कब कब इंटरवीन करती है, और कोर्ट के इंटरवेंशन के बिना हम कब कब डिसॉल्व कर सकते हैं फर्म. क्लियर है. नाउ लेट्स डू द स्टैट्यूटरी प्रोसीजर फॉर क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. सेक्शन 49 के अंडर में. तो हमारे जो भी सारे लॉसेस, ऑल लॉसेस और डिफिशियंसीज आर फर्स्ट मेड बाय प्रॉफिट, देन बाय कैपिटल एंड लास्टली बाय गेटिंग एडिशनल अमाउंट फ्रॉम पार्टनर्स. तो जो भी लॉसेस और डिफिशियंसीज हैं उनको सबसे पहले हम अपने होने वाले प्रॉफिट से मीट करेंगे, उनसे पूरा करेंगे. अगर उनसे वो पूरे नहीं हो रहे हैं तो कैपिटल में से लेंगे वो पैसा, और अगर फिर भी पूरा नहीं हो रहा तो पार्टनर्स को लाना पड़ेगा एडिशनल अमाउंट. द सम्स obtained on sale of assets and brought by partners are utilized. उनको कैसे यूटिलाइज करेंगे, जो हमने असेट्स को बेच के, है ना, लाए हैं हम पैसे, उसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे. पेमेंट ऑफ सिक्योर्ड लोन्स, सारे सिक्योर्ड लोन से उनका पेमेंट करेंगे. पेमेंट्स ऑफ लोन फ्रॉम आउटसाइड पार्टीज़, कोई भी आउटसाइड पार्टी से हमने लोन लिया है उसको प्रोपोर्शनेट करके पे करेंगे. जैसे जैसे एसेट बेचते जा रहे हैं वैसे वैसे एक एक प्रोपोर्शन पे कर रहे हैं. पेमेंट ऑफ लोन फ्रॉम पार्टनर्स भी पे होगा. ठीक है. रीपेमेंट ऑफ कैपिटल बैलेंसेस ऑफ पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस भी पे करेंगे हम प्रोपोर्शनेटली. इफ़ एनी सरप्लस रिमेन्स, अगर ये सब पेमेंट करने के बाद भी कोई भी सरप्लस बच जाता है, ठीक है, तो उसको हम पार्टनर्स को पे कर देंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. ठीक है. अब अकाउंट्स कैसे सेटल करेंगे, सेक्शन 48 के अंडर में. ऑल लॉसेज इंक्लूडिंग रिडक्शन ऑफ कैपिटल विल बी पेड एज फॉलोज. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम प्रॉफिट, देन फ्रॉम कैपिटल, है ना. कोई भी रिडक्शन ऑफ कैपिटल कैसे, लॉसेस और रिडक्शन ऑफ कैपिटल पहले हम प्रॉफिट से पूरा करने की कोशिश करेंगे, फिर कैपिटल से, और अगर फिर लास्ट में ज़रूरत होगा तो जो पार्टनर्स हैं वो लेके आएंगे पैसा. ठीक है, अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. इस चैप्टर में हमें याद रखना है कि कोई ओल्ड रेशियो बोल के कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही रेशियो है. ओल्ड और न्यू कोई कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ एक रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ऑल असेट्स इंक्लूडिंग कैश ब्रॉट इन बाय पार्टनर्स विल बी यूटिलाइज्ड. जो पार्टनर्स कैश लाएंगे उसको हम कैसे यूज़ करेंगे, टू पे ऑल लोन्स ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग पार्टनर्स वाइफ्स लोन, पार्टनर की वाइफ का लोन, सन का लोन, है ना, समझ रहे, सब कुछ इंक्लूड करते हुए. टू पे एवरी पार्टनर्स कैपिटल प्रोपोर्शनेटली, जितना है उससे प्रोपोर्शन कर करके हम कैपिटल भी पे करेंगे. इफ़ एनी सरप्लस रिमेन टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अब तो समझ आ गया एकदम अच्छे से. यस, कि हम फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. अब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लेते हैं. यस चिल्ड्रन, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं. सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, और हम कौन से अकाउंट बनाते हैं, बैंक और कैश अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, और अगर ज़रूरत हो तो कोई और अकाउंट. ठीक है. रियलाइजेशन अकाउंट्स
नॉमिनल नेचर का है, इसको हम क्यों बनाते हैं, प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन निकालने के लिए, ठीक है। सारे असेट्स और लाइबिलिटीज़ के अकाउंट्स हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे हमें क्लोज करना है, बिजनेस ही क्लोज करना है, तो सारे अकाउंट्स भी क्लोज होंगे। तो सारे असेट्स को हम क्लोज करते हैं बाय ट्रांसफरिंग टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो सारे असेट्स ट्रांसफर होंगे एक्सेप्ट कैश, बैंक और फिक्टिशियस असेट्स। हमारी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट। फिर सारी लाइबिलिटीज क्लोज करेंगे बाय ट्रांसफरिंग टू रियलाइजेशन अकाउंट। एंट्री होगी सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सारी लाइबिलिटीज एक्सेप्ट कैपिटल और करेंट अकाउंट्स और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के बैलेंसेस, ठीक है। यस चिल्ड्रन, ऑन सेल ऑफ असेट्स। अब ये जो असेट्स हमने देखे हैं उन सारे असेट्स को बेच के हमें पैसा निकालना है, फिर सारी लाइबिलिटीज को पे करना है, अनरिकॉर्डेड इंक्लूड करते हुए, ठीक है। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियल ऑन टेकिंग ओवर सम असेट्स बाय अ पार्टनर। अब अगर कोई पार्टनर असेट ले जाता है ना, तो क्या एंट्री होगी, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट। करंट अकाउंट कब करेंगे हम, जब फ्लक्चुएटिंग फिक्स कैपिटल होगा तो, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ऑन पेमेंट ऑफ ट्रांसफर्ड लाइबिलिटीज, है ना, हम इंक्लूड करेंगे इसमें अनफोर्सिन लाइबिलिटीज और एक्सपेंसेस को भी, सबके लिए यही एंट्री होगी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। ऑन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ एनी लाइबिलिटी बाय अ पार्टनर। किसी पार्टनर ने अग्री किया कि ये लाइबिलिटी तो हम पे कर देंगे, है ना, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है चिल्ड्रन, यहां तक आया समझ में। ऑन ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट और प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर प्रॉफिट हुआ उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ऑन ट्रांसफर ऑफ डेबिट बैलेंस दैट इज लॉस ऑन रियलाइजेशन, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ऑन पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन, पार्टनर का लोन भी तो हमें पे करना है, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। ऑन ट्रांसफर ऑफ fictitious assets, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू deferred revenue expenditure. On transfer of provision against assets, provision for say doubtful debts, say depreciation, है ना, फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, कोई भी प्रोविजन या जो भी असेट्स के अगेन हमने रिजर्व्स वगैरह पे जो भी बनाई हैं, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर रेस्पेक्टिव असेट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, सबका हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दिया। इसको ट्रांसफ़र करने के बाद कोई और ट्रीटमेंट नहीं होगा उसका। ऑन ट्रांसफ़र ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जिस भी नाम से, जनरल रिजर्व के नाम पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम पे, या कोई कंटिजेंसी रिजर्व के नाम पे, या वर्कमेंस कंपनसेशन रिजर्व के, डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अब वर्कमेंस कंपनसेशन रिजर्व पे हम एक ये बात समझते हैं, अब अगर कोई लाइबिलिटी नहीं है वर्कमेंस कंपनसेशन रिजर्व में, तो पूरा का पूरा ट्रांसफ़र हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, वर्कमेंस कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। व्हेन अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी इज लेस देन द अमाउंट ऑफ वर्कमेंस कंपनसेशन रिजर्व। आप सोचो वर्कमेंस कंपनसेशन रिजर्व है मेरे पास 10,000 का, लाइबिलिटी है 8,000 की, तो ये जितना लाइबिलिटी का अमाउंट है वो तो रियलाइजेशन में चला गया और पे हो गया, है ना, और बाकी सारा मैंने डाल दिया पार्टनर्स कैपिटल पे। क्लियर चिल्ड्रन, व्हेन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्कमेंस कंपनसेशन रिजर्व, तो ये जो पूरा वर्कमेंस कंपनसेशन रिजर्व है ये रियलाइजेशन में चला जाएगा, ठीक। When the amount of liability is more than the amount of workmen's compensation reserve, इस केस में भी हम वर्कमेंस कंपनसेशन रिजर्व पूरा रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर देंगे, और जो पेमेंट है वो जितना अमाउंट बोला जाएगा उतने का कर देंगे। अंडरस्टूड।
तो वर्कमेंस कंपनसेशन रिजर्व में ये प्रोविजंस, उसके अलग अलग ट्रीटमेंट्स भी समझना बहुत ज़रूरी है। चिल्ड्रन, समझ आया है हमें? जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स लॉसेस हैं वो रियलाइजेशन में नहीं जाते हैं, वो पार्टनर्स कैपिटल में आते हैं। पार्टनर का लोन होता है वो भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होता, बट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में ही होता है। पार्टनर्स लोन अलग से पे ऑफ हो जाता है, ठीक है? उसके लिए सेपरेट पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाते हैं हम। क्लियर चिल्ड्रन? ये समझ आए यहाँ तक? अब हम रियलाइजेशन अकाउंट की एंट्रीज तो हमने समझ ली, अब उसका फॉर्मेट भी देख लेते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सारे असेट्स ट्रांसफर करते हैं टू सन्ड्री असेट्स एक्सेप्ट कैश और बैंक बैलेंस, fictitious assets, debit balance of profit and loss account, debit balance of partners capital और current accounts and loan to partner. क्लियर? फिर हम सारी लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर देते हैं बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज एक्सक्लूडिंग, क्या क्या नहीं ट्रांसफर करते, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिजर्व्स या अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट सारे, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट बैलेंसेस और लोन फ्रॉम पार्टनर्स। इसके अलावा हम सारी लाइबिलिटीज ट्रांसफर करके हमने असेट्स अकाउंट और लाइबिलिटीज अकाउंट क्लोज कर दिया। इनके अलावा इनके अकाउंट्स अभी क्लोज नहीं हुए। फिर जब हम इन असेट्स को सेल ऑफ करते हैं, कैश में बेचा तो बाय कैश और बैंक, ठीक है? अमाउंट रिसीव्ड ऑन असेट्स रियलाइज्ड। ये रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड असेट हो, सेम ट्रीटमेंट होता है। अनरिकॉर्डेड असेट्स को चिल्ड्रन मैं कहती हूँ कि हम जीरो वैल्यू क्यों नहीं माने, हम माने कि यहाँ पे उसकी वैल्यू जीरो थी, अब इतने में हमने बेच दिया, ठीक है? ईजिएस्ट होता है अनरिकॉर्डेड आइटम को ऐसे रिकॉर्ड करना, ऐसे अज्यूम करना। फिर जो हमने अगर कोई असेट कोई पार्टनर टेक ओवर करता है तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक? लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो जाती है अनरिकॉर्डेड या रिकॉर्डेड तो टू कैश और बैंक। एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन हम पे करते हैं टू कैश और बैंक। अगर पार्टनर कोई लाइबिलिटी या एक्सपेंसेस टेक ओवर करता है, ठीक है, या हम पार्टनर को कोई रेम्यूनरेशन पे करते हैं, ठीक है, कोई भी कारण से, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट होने पे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा, और लॉस होने पे लॉस ट्रांसफर हो जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, एंड रियलाइजेशन अकाउंट स्टैंड्स क्लोज्ड ऑफ। यस चिल्ड्रन, समझ आया ये? Children, let's see the first question. Manoj and Nand were partners sharing profits in the ratio of 3:2. Pass journal entries under the following situation at the time of dissolution of firm. In conditions में क्या entries होगी, ठीक है? Workman compensation reserve stood at rupees 1 lakh and there was no liability towards workman's compensation. ठीक है? तो जब कोई लाइबिलिटी नहीं होती है वर्कमैन कंपनसेशन के लिए, तो आपको ध्यान है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम ट्रांसफर कर देते हैं पूरा का पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड एट रुपीज 1 lakh एंड लाइबिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ इट वाज असर्टेन्ड एट रुपीज 75,000। जितनी लाइबिलिटी है उतना रिजर्व हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट्स में, और बाकी का हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड एट रुपीज 1 lakh एंड लाइबिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ इट वाज असर्टेन्ड एट रुपीज 1,20,000। आप ट्रांसफर करोगे 1 लाख पूरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रियलाइजेशन अकाउंट में और फिर पे कर दोगे पेमेंट, नॉर्मल पेमेंट के जैसे, ठीक है? Workman compensation reserve stood at rupees 1 lakh and liability in respect of it was ascertained at rupees 1 lakh. यहाँ पे भी 1 लाख पूरा ट्रांसफर करेंगे और पेमेंट जैसे नॉर्मल पेमेंट होता है। Yes children? Now let's do this question. The first question. Yes children? तो हम करते हैं, तो देखो फर्स्ट केस क्या था। फर्स्ट केस में कोई भी क्लेम नहीं था वर्कमैन के लिए कंपनसेशन पे, है ना? तो हम पूरा का पूरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे उनकी ओल्ड रेशियो में, जो कि 3:2 है। इस केस में डिसोल्यूशन में आपको पता है एक ही रेशियो होती है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है? तो हमारी एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व account debit to Manoj's capital
टू नन्स कैपिटल। ये 1 लाख ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 3:2 में। यस चिल्ड्रन, अब आप नरेशन लिख दो, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर। एडजस्ट, ठीक है। सेकेंड केस देखें। सेकेंड केस में आपका क्लेम कितना था? 75,000 का। तो आपकी एंट्री क्या होगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में कितना जाएगा? जितना क्लेम है 75,000। अब ये जो बाकी 25,000 बचा है वो दोनों पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। नरेशन वही रहेगी, ठीक है। तो 3:2 में। यस चिल्ड्रन, थर्ड केस देखें अब हम। थर्ड केस में क्लेम है 1,20,000 का, ठीक है। तो अगर हम इसकी जर्नल एंट्री करते हैं सेकेंड केस में, अगर हम रियलाइजेशन की एंट्री करते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये जो 75,000 का क्लेम था ये सेटल कर दिया। यस, अब थर्ड केस देखते हैं, ठीक है। अब हमारा क्लेम कितना है वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड? 1,20,000 का, ठीक है। तो हमारी एंट्री होती है, सबसे पहले ये क्लेम हम ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन में। क्लेम कितने का भी हो, रिजर्व कितना क्लोज होगा? रिजर्व कितने का है? 1 लाख का है। तो 1 लाख का जो रिजर्व है वो हमने ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन में। अब हम पेमेंट कितने का करेंगे? क्लेम सेटल होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब कितने का क्लेम था? 1,20,000। तो 1,20,000 का क्लेम सेटल हो जाएगा। क्लियर है चिल्ड्रन? अब फोर्थ केस देखते हैं। यस, फोर्थ केस। अब क्लेम है 1 लाख का, तो ये पूरा 1 लाख का जो वर्कमैन कंपनसेशन का बैलेंस है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में। वन लाख। अब इसको सेटल कर देंगे। तो हमारी सेकेंड एंट्री हुई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितनी? 1 लाख। उतना क्लेम था उतना पेमेंट कर दिया बिजनेस ने। क्लियर चिल्ड्रन? तो हमेशा जो सेटलमेंट है, जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूशन है, वो किस में है? उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इस केस में 3:2 में, है ना। यस, अब हमने यहाँ पे 75,000 का क्लेम था वो हमने सेटल कर दिया पेमेंट के थ्रू। यहाँ पे पूरा 1,20,000 का क्लेम था पर रिजर्व में कितना था? 1 लाख था। तो एक्स्ट्रा बिजनेस के रियलाइजेशन अकाउंट से होगा अब जो भी सेटलमेंट होगा। हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट कैसे क्लोज करते हैं? बाय ट्रांसफरिंग इट टू रियलाइजेशन अकाउंट
इफ देर इज अ क्लेम, इफ देर इज नो क्लेम, देन हम क्या करते हैं, हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट देते हैं इस रिजर्व। नाउ चिल्ड्रन लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन रुपीज 8,000। सेकंड केस, expenses of realization rupees 10,000 were paid by a partner. Third case, realization expenses of rupees 12,000 were to be met by Tushar, a partner, but were paid by the firm. Fourth case, Suresh, a partner, was paid remuneration of rupees 10,000 and he was to meet all expenses. Fifth case, Viru, a partner, was paid remuneration of rupees 15,000 and he was to meet all expenses. Actual expenses amounted to rupees 20,000 which were paid by the firm. Sixth case, realization expenses amounting to rupees 15,000 were paid by the firm. Rupees 10,000 were to be borne by a partner and balanced by the firm. Seventh case, Gauri, a partner, was allowed a remuneration of rupees 25,000 and he was to meet all expenses. Firm paid an expense of rupees 5,000. अब हमको सबकी जर्नल दिखानी है, ठीक है, तो हम करते हैं जर्नल। Now children, the first case, expenses of realization rupees 8,000. सिंपल एक्सपेंसेस इनकर किए बिजनेस ने 8,000 की, ठीक है, तो हमारी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, है ना। यहां पे हम बैंक ले लें, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग एक्सपेंसेस इनकर्ड। पेड भी लिख सकते थे हम 8,000। यस चिल्ड्रन, आ गया। सेकेंड केस क्या था, फिर से देखें। सेकेंड केस था एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन रुपीज 10,000 वर पेड बाय अ पार्टनर। तो ये एक्सपेंसेस जो हैं वो एक पार्टनर ने पे किया फर्म की तरफ से, है ना, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं मेंशन है, तो हमारे लिए एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, जो भी पार्टनर है उसके नाम से हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल लिख रहे हैं, जब नाम हमें पता होता है तो उसका नाम लिख देते हैं, टू पार्टनर्स कैपिटल बीइंग एक्सपेंसेस met by partner. Yes, कितने थे 10,000 की। थर्ड केस देखिए फिर से, थर्ड केस क्या कह रहा है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज 12,000 वेर टू बी मेट बाय तुषार अ पार्टनर बट वर पेड बाय द फर्म। तुषार को ये एक्सपेंसेस मीट करने चाहिए थे, ठीक है, यानी उसके ये पर्सनल एक्सपेंस हो जाते हैं, ठीक है। अब अगर बिजनेस इस एक्सपेंस को पे कर रहा है तो ये ऐसा हो गया जैसे कि फर्म ने तुषार को ये पैसे दिए, तो हमारी एंट्री क्या हुई इस केस में, तुषार कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक है ना, बिजनेस ने ये पैसे दिए, बीइंग एक्सपेंसेस met to be met, है ना, to be met by Tushar, comma paid by firm. $12,000 का ये ट्रांजैक्शन है, गॉट इट। अब नेक्स्ट केस देखते हैं हम, है ना। नेक्स्ट केस क्या बोल रहा है, सुरेश अ पार्टनर was paid remuneration of rupees 10,000 and he was to meet all expenses. तो सुरेश को बिजनेस क्या दे रहा है, बिजनेस रेम्यूनरेशन दे रहा है, ठीक है, और सारे एक्सपेंसेस जो होंगे वो सुरेश के पर्सनल हो जाएंगे,
तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, जब कंपनसेशन देते हैं पार्टनर को तो होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर है हमारा यहाँ पे सुरेश। मैं 10,000। ठीक है, अब नेक्स्ट केस देखते हैं हम। वीरू a partner was paid remuneration of rupees 15,000 and he was to meet all expenses. Actual expenses amounted to rupees 20,000 which were paid by the firm. तो अब यहाँ पे क्या हुआ देखिए हम, बिजनेस ने वीरू को कितने दिए, वीरू को दिए एक रेम्यूनरेशन 15,000 का। तो इसकी एंट्री हुई, सबसे पहले रेम्यूनरेशन देने की एंट्री, हम अलग अलग एंट्री करेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वीरूस कैपिटल 15,000 being remuneration given to वीरू। ठीक है, अब इसी में देखें हम, अब ये जो एक्चुअल एक्सपेंसेस जो 20,000 की हुए हैं और फर्म इनको पे कर रहा है, पे किसको करने चाहिए थे, वीरू को पे करने चाहिए थे, पर पे कौन कर रहा है, फर्म। तो ये ऐसा हो गया जैसे फर्म ने वीरू को ये पैसा दिया, तो एंट्री क्या बनेगी, वीरूस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक being expenses to be met by Viru, comma, paid by the firm. चिल्ड्रन, इन एंट्रीज को मर्ज नहीं करने से क्लैरिटी रहती है और मर्ज कर देने से हमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। क्लियर है? तो जैसे हम जर्नल सीखते हैं, जर्नल में सबसे इजी होता है मर्ज नहीं करना, तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता। ठीक है, अब नेक्स्ट 6 ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू रुपीज 15,000 वर पेड बाय द फर्म, रुपीज 10,000 है ना, पेड बाय द फर्म। ठीक है, फुल स्टॉप। रुपीज 10,000 वर टू बी बोर्न बाय अ पार्टनर एंड बैलेंस बाय द फर्म। अब जो रुपीज 15,000 की एक्सपेंसेस हुई है उसमें से 10,000 पार्टनर को बेयर करनी थी और बैलेंस किसको करनी थी, फर्म को। तो क्या एंट्री होगी इसकी, एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 5,000। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैंक। ठीक है, क्योंकि फर्म को कितनी बेयर करनी है, 5,000 बैलेंस है ना, तो 15 में से 10 पार्टनर करेगा तो बैलेंस कितना बचा, 5,000 कौन कर रहा है, फर्म कर रही है। ठीक है, पार्टनर कौन कितनी कर रहा है, पार्टनर्स 10,000 है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 और सारा कहाँ जा रहा है, पेमेंट हो रहा है टू बैंक। being expenses paid है ना, पार्टली बाय पार्टनर एंड पार्टली बाय फर्म। ठीक है, लास्ट केस क्या कह रहा था हमारा, देखिए लास्ट केस कहता है गौरी a partner was allowed a remuneration of 25,000 and he was to meet all expenses. Firm paid an expense of 5,000.
अब गौरी को हमने क्या दिया, हमने रेम्यूनरेशन दिया फर्स्ट केस, ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट। तो पहले रेम्यूनरेशन देने की एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गौरी, ठीक। अब उसके बाद फर्म ने भी एक्सपेंस पे की, तो जब फर्म पे एक्सपेंस पे कर रहा है इस केस में, तो फर्म को एक्सपेंस नहीं थी, तो इसका मतलब वो फर्म ने गौरी को ये 5000 रुपीज दिए। तो हमारी दो एंट्रीज होगी, पहली होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गौरीज कैपिटल, being remuneration given to गौरी, ठीक है, कितना हमने 25,000 का रेम्यूनरेशन दिया। अब सेकेंड एंट्री होगी इस केस में, क्या होगी सेकेंड एंट्री, गौरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, being expenses to be met by Gauri paid by the firm। चिल्ड्रन अगर हम ये अलग अलग नहीं करेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा ही होगा। आप देखो, अगर आप एंट्री मर्ज करते हो तो इसकी एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, है ना, 25,000 टू गौरीज कैपिटल 20,000 टू बैंक 5,000 मर्ज करने से, पर फिर कंफ्यूजन रह जाता है। यस, सो दिस इज द बेस्ट वे कि किसी भी एंट्री को मर्ज नहीं करके उसका पार्ट, हर पार्ट की अपनी सेपरेट एंट्री करें, कंपाउंड नहीं करें ऐसे केसेस में। यस, ओके चलिए।